लोग कहते हैं कि एक बच्चा सीएसएस कर गया तो पूरा खानदान संवर गया। कुछ बताएंगे आप हमें कि कितनी कुबरात होती हैं, गाड़ियां, तनख्वाहें, क्या कुछ होता है, अगर आप कुछ बताएं तो। करियर्स में ये एक ब्रांड है कि सोशल एक्सेप्टेबिलिटी है, माशरे में एक्सेप्टेबिलिटी है। सैलरी जमा आपको जो दूसरी फैसिलिटेशन है वो इतनी मुनासिब होती है कि आप बाइज्जत जिंदगी गुजार सकते हैं। सर्टेनिटी है जो हमारी और बहुत सारी ना जॉब्स में अवेलेबल है ना करियर्स में अवेलेबल है। अगर कोई ग्रेड 17 के बीच में आ रहा है तो उसको एक मुनासिब टाइम के बाद उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ होती जाएगी। वो अगर आप सीएसएस कर लेते हैं तो यूं समझ लें कि अल्लाह ताला आपको एक मौका दे देता है इस मुआशरे में खेलने का, कुछ करने का। अगर आपके दिल में पैशन है कुछ करने का तो आप खाली ताली बजाने वाले या तनकीद करने वाले नहीं है कि जी ए हो जाता तो ये हो जाता, ये हो जाता तो ये कर लेते। आपको अल्लाह ने मौका दिया है, अब जो अच्छा करना चाहें आप वो अच्छा कर सकते हैं। अच्छा सर, जिस तरह आपने अपनी स्टोरी का बताया है कि आपने सीएसएस इसलिए किया क्योंकि आप मोटरवे पुलिस में थे और किसी ऑफिसर ने आपको कुछ कहा। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि 98% लोग जो सीएसएस करते हैं, जो स्टूडेंट्स करते हैं, उन सब का ख्वाब एक है और वो ये है कि वो अफसर बने, बड़े अफसर बने और उनको बेतहाशा मराहत मिलें। और ऐसे लगता है जैसे लोग कहते हैं कि एक बच्चा सीएसएस कर गया तो पूरा ख़ानदान संवर गया। कुछ बताएंगे आप हमें कि कितनी कुबरात होती हैं, गाड़ियां, तनख्वाहें, क्या कुछ होता है, अगर आप कुछ बताएं तो। अच्छा, मैं थोड़ा सा सवाल को अपने लिहाज से मोल्ड करके फिर इसका जवाब देता हूँ। सीएसएस बेसिकली एज ए करियर अगर मैं बात करूं तो मैं इसको बेस्ट करियर रेट करता हूँ। मैं करता हूँ, मैंने 15 साल सर्व कर लिया और मैं अपने भाई बहनों को तो करवा दिया। 2 बेटे हैं, दोनों को इस साइड के ऊपर लेकर आ रहा हूँ। मतलब मेरे दिल की इससे ज्यादा बड़ी आवाज नहीं हो सकती कि मैं खुद चाहता हूं कि वो दोनों इसके बीच में आ जाए। उसकी रीजन क्या है भाई? उसकी रीजन ये है कि एक अच्छे प्रोफेशन में जो कुछ होना चाहिए सीएसएस के बाद आपको वो मिल जाता है। मसलन क्या, एक आपको सैलरी, अगर मॉनेटरी टर्म्स की हम बात करें तो सैलरी जमा आपको जो दूसरी फैसिलिटेशन है वो इतनी मुनासिब होती है कि आप बाइज्जत जिंदगी गुजार सकते हैं। देखिए, इंसान की ख्वाहिशात का ना कोई किनारा है ना वो पूरी होती है, जरूरियात इसमें बाइज्जत तरीके से पूरी हो जाती है। अच्छा, फिर दूसरे नंबर पे अगर किसी को लगे कि जी मेरी जरूरियात भी पूरी नहीं हो रही, जेन्युइनली जरूरियात ज्यादा हैं, तो एक सीएसएस ऑफिसर के पास ऐसी बेशुमार अपॉर्चुनिटीज होती हैं पोस्टिंग्स की, और ऐसी बेशुमार यूं समझ लें कि असाइनमेंट्स हैं जिनमें तनख्वाह मल्टीपल टाइम ज्यादा होती है। जैसे हमारे फॉरेन कमर्शियल अटैचीज हैं, सोशल अटैचीज हैं, बाहर के मुल्कों में जाते हैं, अब डॉलर्स में सैलरी है और इस तरह की बड़ी चीजें हैं। वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें सैलरियाँ बहुत जो है वो बेहतर हैं। तो ये मुख्तलिफ क्वेश्चन अवेलेबल है। मैंने पहले फाइनेंशियल हवालों से आपको जो है वो बात कर दी कि इस हद तक रीजनेबल है कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते और अपनी जरूरियात को पूरा कर रहे होते हैं, नंबर 1। अच्छा, दूसरे नंबर पर इसके बीच में एक सर्टेनिटी है जो हमारी और बहुत सारी ना जॉब्स में अवेलेबल है ना करियर्स में अवेलेबल है। बस इसके बीच में ये सर्टेनिटी अवेलेबल है कि अगर कोई ग्रेड 17 के बीच में आ रहा है तो उसको एक मुनासिब टाइम के बाद उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ होती जाएगी। वो 18 में भी जाएगा, वो जॉब स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं, प्रॉपर जॉब स्ट्रक्चर मौजूद है, वो 20 के ऊपर भी जाएगा, उसकी एलिवेशन हो रही होगी और वो एक ग्रो कर रहा होगा। वो कहीं किसी जगह पे आके स्टेगनेंट नहीं हो जाएगा, जो बहुत सारे करियर्स का जो बेसिकली प्रॉब्लम होता है। अच्छा, फिर इसमें लर्निंग की बड़ी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं। लर्निंग से मुराद ये है कि आप लर्न करके अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर रहे होते हैं। कई तरीकों से आप लर्न कर रहे होते हैं। मसलन पीएस के बीच में आप मुख्तलिफ पोस्टिंग्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। मेरा ये 14वां इदारा है जिसके बीच में मैं काम कर रहा हूँ। एज एसीडीसी काम करने के बाद मैं डिजास्टर मैनेजमेंट में काम कर चुका हूँ, मैं फाइनेंस के बीच में काम कर चुका हूँ, मैं एंटी करप्शन के बीच में काम कर चुका हूँ, मैं टूरिज्म में काम कर चुका हूँ, मैं ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन के बीच में काम कर चुका हूँ, मैं हेल्थ के बीच में काम कर चुका हूँ, मैं भी होम डिपार्टमेंट के बीच में काम कर रहा हूँ, मैं वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट के बीच में काम कर चुका हूँ। तो ये 14वें इदारे का मतलब ये है कि इन तमाम जगहों से मैंने सीखा है, मेरी लर्निंग है, इधर से इधर से इधर से इधर से। तो आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम कर रही होती है, आपका शऊर, आपके ज़हन का कैनवस जो है वो जो वसी हो होता है। फिर उसके बाद में आपके विजिटिंग कार्ड की एक इंपॉर्टेंस है। बस देखिए ना, गाड़ियां क्यों हम ब्रांड की लेने की कोशिश कर रहे होते हैं? एक पहचान है ना, एक वैल्यू है, स्नॉब वैल्यू है एक। आप बस अगर इकोनॉमिकली मैंने जाना है तो इकोनॉमिकली हुंडा सिटी बड़ी अच्छी इकोनॉमिकल गाड़ी है, लेकिन मेरे बेटे क्यों चाहेंगे कि मैं मर्सिडीज में जाऊं, या कोई बंदा क्यों चाहेगा कि हम ब्रांड मैटर्स, एक स्नॉब वैल्यू। इसी तरीके से करियर्स में ये एक ब्रांड है, इसकी सोशल एक्सेप्टेबिलिटी है, माशरे में एक्सेप्टेबिलिटी है।
अच्छा, फिर आखिरी चीज ये कि आप इस मुआशरे में रहते हुए स्पेक्टेटर नहीं रहते। हम ग्राउंड में जाए ना मैच देखने के लिए, 11 × 11 22 लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं, 22 लोग। मैं क्रिकेटर हूं इसलिए क्रिकेट की बात करता हूँ। 2 अंपायर, 22 लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, हजारों लोग जो हैं उनके नसीब में सिर्फ देख के तालियां बजाना। तो जो 22 लोग हैं डेफिनेटली वो ब्लेस्ड लोग हैं, बाकी लोग सिर्फ उनको देखने के लिए आए हुए, वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप सीएसएस कर लेते हैं तो यूं समझ लें कि अल्लाह ताला आपको एक मौका दे देता है इस मुआशरे में खेलने का, कुछ करने का। अगर आपके दिल में पैशन है कुछ करने का, तो आप खाली ताली बजाने वाले या तनकीद करने वाले नहीं है कि जी ए हो जाता तो ये हो जाता, ये हो जाता तो ये कर लेते। आपको अल्लाह ने मौका दिया है, आप जो अच्छा करना चाहें आप वो अच्छा कर सकते हैं। आप जिस इदारे में चाहें उस इदारे की किस्मत संवार सकते हैं एज ब्यूरोक्रेट। इतना खेलने की अपॉर्चुनिटी आपके पास है। तो ये सारी चीजों को जमा करें तो वो पैकेज बनता है जिसकी वजह से एक बच्चे या बच्ची को सीएसएस करके आना चाहिए, सिर्फ तनख्वाह के चक्कर में नहीं आना चाहिए। अगर इन तमाम चीजों को कोई बच्चा या बच्ची वैल्यू कर रहे हैं अपनी लाइफ में, मेरा ख्याल है कि सारे बच्चे बच्चियां कर रहे होते हैं इन तमाम चीजों को, तो कहा जाता है कि जो आपकी सिविल सर्विस एकेडमी होती है उसके अंदर लोगों को, आम लोगों को, जैसे जो बच्चे आते हैं वो तो सारे आम घरानों से होते हैं शुरू में, उनको अफसर बना दिया जाता है। और अफसर की ख़ास टर्म ये है कि जी वो मगरूर होते हैं और लोगों से ज़रा फासले पे होते हैं। अफसर को अगर आप कॉल करेंगे तो वो फौरी नहीं उठाएगा, ये पहली उसकी पहचान है। ये कुछ सिखाया जाता है वहाँ पे ऐसा? आपने कभी सुना है कि अंधेरे में जन्नात होते हैं? ऐसे देखे नहीं होंगे, लेकिन एक अंधेरे का देखे ना, देखे किसी ने नहीं है, लेकिन एक अंधेरे का डर है, खौफ है अंधेरे का। अनदेखी चीजों का खौफ। हमेशा हम अनदेखी चीजों पे हमेशा बात करते हैं, जिस चीज को देखा नहीं हम हमेशा उस पर बात करेंगे कि ऐसा एग्जैक्टली ऐसा है। हकीकत इसके टोटली बरक्स है। सिविल सर्विसेज एकेडमी में अगर हमारा अभी 52nd कॉमन जो है वो ट्रेनिंग कर रहा है, 52वां बैच ट्रेनिंग कर रहा है। फरहान अजीज ख्वाजा साहब जो हैं वो डीजी हैं सिविल सर्विसेज एकेडमी के। मैं आपको हल्फन बताता हूं कि इस बैच की ट्रेनिंग का पार्ट क्या है। इनकी ट्रेनिंग का पार्ट ये है कि इन्होंने झोंपड़ी वाली बस्तियों में जाना है, वहां पे जाके इनोवेशन करनी है कि वो किस तरीके से इनकी जिंदगी में तब्दीलियां लेकर आ सकते हैं। पिछले बैचेस जो हैं वो बाकायदा अखुवत के साथ मिलकर काम करते रहे। यहां पे ये सिखाया जाता है इन ट्रेनिंग एकेडमीज में। मैं बिल्कुल आपको साफ बता रहा हूं, बगैर इस वजह से कि मैं खुद इस चीज का पार्ट हूं। सिखाया जाता है कि आपने एक आम बंदे की दर्द को, उसके दुख को आपने फील करना है। ये इनकुलकेट करने की, ये इंजेक्ट करने की कोशिश की जाती है। अच्छा, फिर 2 चीजें आपको मैं और बताता हूं। देखिए, आप एक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आईजी साहब के एटीट्यूड में उनके कभी दफ्तर में जाएं, एक आम आदमी को उनके दफ्तर में भेज दें, और एक कांस्टेबल के पास एक बंदे को भेज दें। दोनों के एटीट्यूड में आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आ जाएगा। आपको आईजी साहब ज्यादा हम्बल मिलेंगे, ज्यादा आजिजी वाले मिलेंगे, ज्यादा बात को सुनने वाले मिलेंगे, ज्यादा मोहब्बत करने वाले मिलेंगे। जबकि एक आम कांस्टेबल आपको ज्यादा रूड भी मिल रहा होगा, वो बात भी नहीं सुन रहा होगा, वो लिफ्ट भी नहीं करवा रहा होगा। एक डीसी के दफ्तर के बाहर खड़ा हुआ जो चपरासी है वो रूड होगा, डीसी फिर जो है वो रीजनेबल तरीके से बात कर रहा होगा। ये कभी एक्सपीरियंस करवा के देख लीजिएगा। तीसरी चीज एक और है भाई, चीजें वेरी करती हैं, जिस तरह 5 उंगलियां बराबर नहीं है। हमारे मुआशरे की भी तो कुछ इंपैक्ट है ना। मतलब हम सिविल सर्विसेज एकेडमी के अंदर अगर एक लोग आते हैं तो कोई पंजाब से आ रहा है, कोई सिंध से आ रहा है, कोई बलोचिस्तान से आ रहा है, कोई केपीके से आ रहा है, कोई किसी मुआशरे से आ रहा है, कोई किसी फैमिली बैकग्राउंड से आ रहा है, तो उस मुआशरे ने भी तो इन तमाम लोगों के ऊपर किसी न किसी अंदाज में इंपैक्ट डेफिनेटली जो है वो किया होता है। तो अगर हम ये कहें कि एकेडमी तमाम लोगों को अचानक ही आजिज बना देगी तो ये भी पॉसिबल नहीं है। हमारे अपने जो ट्रू कलर्स हैं, बैसियत इंसान, जो कुछ हमने गेन किया है वो भी किसी ना किसी तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। हम बैसियत मुआशरा, बदकिस्मती ये है कि हम एक बेहिस मुआशरा बन चुके हैं, जिसका जितना बस है उतना वो दूसरे इंसान को डिग्रेड करने की भी कोशिश कर रहा होता है, उतना जलील करने की भी कोशिश कर रहा होता है, और उतना यूं समझ लें कि हम दूसरे के कंधों पर चढ़ के अपनी इज्जत हासिल करने की कोशिश करते हैं। बैसियत मुआशरा। तो अगर कोई चीज हमें नजर आ रही होती है कि जी हम कहते हैं कि जी सिविल सर्विसेज वाले ऑफिसर्स में ये फ्लॉ है, तो ये फ्लॉ उनका नहीं है, वो बैसियत मुआशरा बाकियों से फिर बेहतर होंगे। ये फ्लॉ अगर है तो हमारे मुआशरे का। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि ये इंप्रेशन बन चुका है कि जैसे डिप्टी कमिश्नर हैं, वो कहते हैं जी डिप्टी कमिश्नर तो ज़िले का सबसे बड़ा अफसर है, वो जो चाहे कर सकता है,
और असिस्टेंट कमिश्नर हैं, या जैसे आप एडिशनल सेक्रेटरी हैं, तो लोग कहते हैं कि यार ये लोगों तक तो रसाई ही नहीं है आम आदमी की। ऐसा होता है आपके नहीं। पास आम लोग आते हैं, सही आ जा सकते हैं? देखिए डीसीज तक, एसीज तक, डीपीओज तक ये बकायदा खुली कचहरियां करते हैं, खुले दरबार करते हैं। लेकिन एक और चीज भी है, वो चीज ये है कि एक डिप्टी कमिश्नर को आपने 150 काम जो है वो पकड़ाए हुए हैं, और वो काम इतने ज्यादा हैं कि उनकी अपनी जिंदगी, जो जाती जिंदगी है, वो भी दब चुकी है। यानी कि एक काम उसने अभी तक खत्म नहीं किया होता, 3 उसने मजीद करने होते हैं। वो 3 की तरफ जाता है तो 4 मजीद जो है वो खड़े होते हैं। हर चीज उसके ऊपर जब डिपेंड कर रही होती है, तो ऑब्वियसली जितना एक बंदा भाग दौड़ के अंदर जो कुछ कर सक रहा होता है। देखिए, मैं और आप अभी अच्छे टाइम हमारे पास है, तो हम बात कर रहे होंगे तो बात और अंदाज में कर रहे होंगे। अगर पता चल जाए कि यार अचानक जलजला आ गया है और हमारे पास कोई 30 सेकंड है निकलने के लिए, तो हमारे लबो लहजे में एक फर्क आ जाएगा ना, सिचुएशनल क्राइसिस बदल आ जाएगा। हम भाग रहे होंगे, हम दौड़ रहे होंगे, हम शायद अब्रप्टली कुछ हम बात कर जाएं, किसी को डांट भी दें। तो बहुत सारी चीजें ऐसे भी हो रही होती हैं कि एक भाग दौड़ लगी हुई होती है। तो उसकी रीजन ये भी है, अदरवाइज ये अवेलेबल है। जो अवेलेबिलिटी के टाइम ये बिल्कुल अवेलेबल होते हैं, ये बात भी सुनते हैं, ये डायरेक्शंस भी देते हैं और चीजों को दुरुस्त करने की कोशिश भी करते हैं।